हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल सैनिक एकेडमी। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 को जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इसमें सबसे डिफरेंट ढूंढना है। तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे डिफरेंट जो क्वेश्चन होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा इसका रीजन जानते हैं। जैसे यहाँ पर सभी ऑप्शंस में जो क्रॉस दिख रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल साइड में है, दोनों कॉर्नर पर है। इसी टाइप से ऑप्शन नंबर बी में भी दोनों कॉर्नर पर हैं, दोनों क्रॉस हैं। इसी टाइप से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी दो क्रॉस दोनों कॉर्नर पर है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड में है और दो बाकी सभी ऑप्शंस में यहाँ पर बिल्कुल बगल बगल में है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बाकी सब यहाँ पर कंप्लीट फिगर हैं, लेकिन यहाँ पर दो फिगर को जॉइंट किया गया है। यहाँ पर हेक्सागोन है, पेंटागोन है और स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर दो ट्रायंगल को आपस में जॉइंट किया गया है। अगर एक ही ट्रायंगल होता तो यहाँ पर कुछ और सोचते, बट यहाँ पर अभी दो ट्रायंगलों को आपस में ऐड कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे डिफरेंट दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में एरो के लास्ट में यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, सीधी लाइन है, और बिल्कुल यहाँ पर तीनों ऑप्शन बी सी डी दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सबसे डिफरेंट दिख रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सब में बनी हुई है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, अगर इसका बेस यहाँ पर है तो बेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी लाइंस बनी हुई हैं। इसी टाइप से देखा जाए तो यहाँ पर इस बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी लाइंस हैं, और इसी टाइप से इस ट्रायंगल में देखा जाए तो यहाँ भी बेस के सिंपल है, बट यहाँ पर देखा जाए तो बेस के वर्टिकली सारी लाइन है, बाकी सब में हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में यहाँ पर आपको सिमिलर इमेज ढूंढना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बिल्कुल सिमिलर इमेज होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे भी जो बिल्कुल सिमिलर इमेज होगी वो ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल सिमिलर इमेज ढूंढनी है, तो ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है उसका चार ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सिमिलर इमेज है, बाकी सब यहाँ पर डिफरेंट है। इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी दी गई है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो यहाँ पर जो अ, एक सिम्बॉल्स है, एरो का साइन है, ऊपर की तरफ है, बट यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देखा जाए तो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको सिमिलर ढूंढना है, और सिमिलर ढूंढना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप सभी के क्वेश्चन नंबर 8 तक आंसर सभी को समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है तो फिगर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इस हिसाब से, फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी और दो लाइन इस टाइप से आएंगी और बीच में एक डॉट आएगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 को देखा जाए तो 10 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, तो और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हो यहाँ पर हो सकता है इस वाले ऑप्शन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा सिम्बॉल्स बन के आएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल इस टाइप से बन जाएगा और एक लाइन ऐसे बनेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे मान के चलो अगर इस लाइन को नहीं भी बनाते हैं, इस लाइन को नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो सब में जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर सब में डिफरेंट होगी। अब इसको बिल्कुल मैच करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन अलग से
बनानी पड़ेगी। तो ये इस टाइप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है, लेकिन देखा जाए तो ऊपर यहाँ पर बिल्कुल एक सेमी सर्कल बना हुआ है और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो इस वाले पार्ट में भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो दो ऑप्शन है ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट के कॉर्नर में देखा जाए तो सब में यहाँ पर कर्व लाइनें हैं, यानी कि 3 कर्व लाइनें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन में सारी कर्व लाइनें हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बिल्कुल ये तो बिल्कुल आसान है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 3 स्क्वायर है सभी में, तो एक स्क्वायर यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर कंप्लीट होगा, उसके बाद मिडिल स्क्वायर कंप्लीट होगा, लास्ट में लार्ज स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में ही इस कॉर्नर पर है 3 स्क्वायर है और ऑप्शन नंबर डी में भी 3 स्क्वायर है, बट यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर पूरी लाइन होगी जो ऑप्शन नंबर बी में ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बाकी एक लाइन ऐसे रहेगी, तो इस हिसाब से देखा जाए हम इसको कंप्लीट करके भी दिखें तो भी यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन, 3 और 3 के बाद नेक्स्ट फोर्थ कौन सा होगा, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है कि यहाँ पर करेक्ट पैटर्न चल कौन सा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो स्टार, यहाँ पर इस फर्स्ट नंबर पर स्टार था, स्टार आ गया है यहाँ पर, और बाकी सब यहाँ पर एक प्लेस यहाँ पर मूव हो गए हैं, यानी सारे यहाँ पर मूव हो गए हैं और ये यहाँ पर मूव हो गया। इसी टाइप से देखा जाए तो यहाँ पर सभी के सभी ये मूव हो जाएंगे, सभी के सभी फिगर यहाँ पर एक स्टेप मूव हो जाएंगे और यहाँ पर जो है वो लास्ट में आ जाएगा। इस टाइप से जो इक्वल होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, यानी कि इक्वल यहाँ पर आएगा, बाकी सब एक एक पार्ट मूव हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये होगा, उसके बाद यहाँ पर स्टार होगा और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखा जाए तो एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर 2 लाइन मैच हुई हैं और एक लाइन यहाँ पर है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 5 लाइनें हैं और यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट में टोटल 4 लाइनें हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3 लाइनें हैं। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए उसमें केवल 2 ही लाइन होनी चाहिए। अब 2 लाइन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में ही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर एक एरो है, एरो यहाँ पर तीनों में है तो लास्ट में भी एरो रहेगा, एरो में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सभी में एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक साइड में सर्कल है, तो यहाँ भी ट्रायंगल सर्कल है, इसमें भी ट्रायंगल और सर्कल है, तो नेक्स्ट वाले में भी ट्रायंगल और सर्कल होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट है, यानी कि जो मेन पॉइंट है, इसमें इस वाले पार्ट में टोटल 3 लाइनें हैं, उसके बाद वाले में 2 लाइनें हैं, नेक्स्ट वाले में 4 लाइनें हैं, तो नेक्स्ट वाला जो होना चाहिए उसमें एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए। बाकी सब में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक नीचे था यहाँ पर, अब ये इस टाइप से हो गया है, फिर नेक्स्ट हो गया है, तो अब जो होगा इस टाइप से होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ प्लस है, प्लस के बाद अगर क्लॉकवाइज में देखा जाए तो प्लस के बाद सर्कल आएगा, सर्कल के बाद परसेंट आएगा, परसेंट के बाद यहाँ पर माइनस आएगा, और इसी टाइप से देखा जाए तो इसको एक स्टेप मूव हो गया है, यानी कि प्लस पहले यहाँ था, अब नेक्स्ट स्टेप में आ गया है, प्लस के बाद यहाँ पर सर्कल है, सर्कल के बाद परसेंट है, परसेंट के बाद यहाँ पर माइनस है। इसी टाइप से प्लस यहाँ पर थर्ड पे आ गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट जो होगा प्लस वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा, प्लस प्लस के बाद यहाँ पर सर्कल आएगा, सर्कल के बाद यहाँ पर परसेंट आएगा, परसेंट के बाद यहाँ पर माइनस आएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पर आपको एनालॉजी बताना है, यानी कि इसका रिलेशन इससे होगा, तो इसका रिलेशन कौन से ऑप्शन से होगा, जो हमें ऑप्शन से ढूंढना है। सबसे पहले हमें पैटर्न्स को समझना है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ पर बाद में स्क्वायर है, स्क्वायर के देखा जाए तो स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल यानी कि सबसे पहले बाहर में यहाँ पर स्क्वायर था, उसके अंदर ही आ गया है और इसके अंदर ही आ गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो बाहर सर्कल रहेगा,
सर्कल के अंदर यहाँ पर ट्रेंगल होगा और ट्रेंगल के अंदर यहाँ पर ये स्क्वायर होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो आपके पास फिगर है, यानी कि जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे अंदर है, सेकंड प्लेस पर बीच में है, और दो थर्ड प्लेस पर है वो सबसे बाहर है। हिसाब से यहाँ पर जो दिया गया फर्स्ट नंबर वाला सबसे अंदर होगा, बीच वाला सेकंड, और जो सबसे बाद में दिया गया थर्ड नंबर ये सबसे बाहर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ होगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो फिगर है उसको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया गया है। इसको घुमाने पर ये आएगा, उसी हिसाब से इसको अगर घुमाया जाए, इसको भी हमें एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो एरो है वो एरो अब इस टाइप से हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो ट्रेंगल बन रहे हैं इस टाइप से, अब ये ट्रेंगल इस टाइप से बनेंगे। लाइन को हम इरेज कर देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये डब्ल्यू बन रहा है, इस टाइप से डब्ल्यू जैसा टाइप का कुछ बन रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा इस हिसाब से बन जाएगा। और इस टाइप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पर देखा जाए इन दोनों में आपस में जो रिलेशन दिया गया है, यहाँ पर ये वाला पार्ट पास में है और ये दूर है, यानी कि इसका मिरर इमेज बना दिया गया है। तो इसका जो मिरर इमेज ये होगा, तो इस वाले पार्ट का भी हम यहाँ पर मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज में देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वो बिल्कुल पास में होगा, यानी कि मिरर इमेज का काम क्या होता है, पास वाला पास में दिखाता है और दूर वाला पार्ट को दूर दिखाता है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस वाला है और ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा मिरर इमेज के अंदर। ऊपर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस वाला पार्ट है। ब्लैंक स्पेस यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी और डी दोनों में से हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो बाहर वाला पार्ट है वो पूरा भरा हुआ है और नीचे है, बाहर वाला यहाँ पर भरा हुआ नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक वाले हैं, बाहर यहाँ पर खाली स्थान है और अंदर दोनों भरे हुए हैं। यहाँ पर एक अंदर भरा हुआ है और एक बाहर भरा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट 20। यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल इस क्वेश्चन में, यानी कि आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं और इसे इससे रिलेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए जिन दोनों का आपस में, ये दोनों भी आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक दूसरे से रिलेट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो भी एरो है उसको घुमा दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जो भरा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर ब्लैंक हो गया है। इसी हिसाब से इसको भी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो यहाँ पर जो भरा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर खाली हो जाएगा और यहाँ पर दो एरो थे वो सिंगल एरो रह जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तब भी ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको बताना है, पर इसे कंप्लीट करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है, कौन सी फिगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे देखा जाए, आप इसे जब भी ऐसे इसे कंप्लीट करोगे, करने के बाद यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, टाइप से रहेगा। टाइप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मैंने इसे कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के जैसा ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर पर देखा जाए तो एक स्क्वायर इसको कंप्लीट करना, तो यहाँ इसके जैसा जो फिगर बनना है वो ऑप्शन नंबर ए में ही, बाकी सारे ऑप्शन सभी के डिफरेंट हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, इसके कंप्लीट करना है। मान के चलो मैं कंप्लीट भी करूँगा तो ऐसे कंप्लीट पूरा टेंगल बनाना, ट्रायंगल बनाया जाएगा तो यहाँ पर सभी को दिख रहा होगा, इस टाइप से ये कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ पर, और इस टाइप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बचल
क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करना है और से इसको कंप्लीट, इसको कैसे आएगा, और इस वाले पार्ट को अगर कंप्लीट किया जाए तो देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो पाएगा। लाइन को अगर कंप्लीट करना है तो यहाँ से ये लाइन कंप्लीट होगी और इसके बिल्कुल जैसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पर आपको मिरर इमेज बनाना है और मिरर इमेज का काम क्या होता है, पास वाला फिगर पास में दिखेगा, दूर वाला फिगर दूर दिखेगा। अब यहाँ पर एक डायमंड जैसा शेप बना हुआ है, तो यहाँ पर सभी के सभी डायमंड शेप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है। मिरर इमेज में ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है, नीचे वाला पार्ट नीचे रहता है। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं जो बिल्कुल बेस पर बने हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब देखा जाए तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बिल्कुल सेम है, यानी कि इन दोनों में ये लाइन भी यहाँ पर है और ये लाइन भी यहाँ पर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में और तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है वो यहाँ पर हॉरिजेंटली बनी हुई है और इसमें वर्टिकली लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। और नॉर्मल जब ऑप्शन सारे क्लियर हो जाएंगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसे समझते हैं ऑप्शन नंबर डी ही क्यों होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए तो यहाँ पर जो लाइन है मिरर के इस साइड बनाओगे तो यहाँ पर शेप तो जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा ही शेप रहेगा, यानी इस टाइप का शेप है वो इसी टाइप का ही रहेगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल है नीचे, दो ट्रायंगल आपके दोनों ट्रायंगल वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर जो यहाँ पर जो कट लगा हुआ है तो वो कट यहाँ पर मिरर के पास में है, तो ये कट भी मिरर के पास में ही रहेगा इस टाइप से। और ये सेकंड कट है वो मिरर से दूर है, यानी मिरर की दूर साइड में जा रहा है तो ये भी दूर साइड में कट लगेगा। अंदर एक ट्रायंगल है, यानी कि ये ट्रायंगल अंदर है, वो अंदर वाला ट्रायंगल यहाँ पर अंदर का अंदर ही रहेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सूटेबल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यहाँ भी आपको मिरर इमेज बनाना है, यानी यहाँ पर जो खुली हुई लाइन है वो मिरर से बहुत दूर जा रही है और मिरर से दूर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में भी है और बी में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नॉर्मली जो लाइन दूर जा रही है वो मिरर से दूर जा रही है, लेकिन यहाँ पर दो ट्रायंगल है वो दोनों लगभग लगभग बराबर के हैं और ऑप्शन नंबर बी में ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यानी यहाँ पे टी जैसा एक शेप बना हुआ है, टी जैसा शेप मिरर से दूर है तो मिरर से दूर ही टी जैसा शेप बनेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, यानी कि बी इसका आंसर नहीं हो सकता है और डी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है ए और सी में से। तो देखा जाए तो यहाँ पर मिरर के बिल्कुल पास में यहाँ पर डबल लाइन है, यानी कि ए जैसे शेप बना हुआ है, इसमें यहाँ पर मिरर के पास में डबल लाइन है, तो मिरर के पास में डबल लाइन यहाँ भी है और यहाँ पर देखो यहाँ पर उल्टा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ए जैसा शेप मिरर के पास में है तो ए जैसा शेप यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो एरो जा रहा है, ध्यान से देखिए एरो जा रहा है वो यहाँ पर मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ ही यहाँ पर एरो जा रहा होगा, यानी कि यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि चारों मिरर की यहाँ तक कोई डिफरेंस है ही नहीं, चारों एक जैसे है। यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है बाद में इस कॉर्नर को देखा जाए तो इसके कॉर्नर में जो लास्ट में लाइन बनी हुई है उस लाइन को देखना है और यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है वो बिल्कुल यहाँ से दूर बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करके इस टाइप से बनी हुई है। तो मिरर के जब भी दूर जाएगी, यानी कि बीच में जैसे मान के चलो मिरर मानो हो, तो मिरर में जब भी ये जाएगा तो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा और जो मिरर से दूर रहेगा तो यहाँ पर डायग्राम में भी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर है, तो डायग्राम में भी लास्ट कॉर्नर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में तो नीचे आ गया है, ये तो हो नहीं सकता। और ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखो ये सर्कल बने हुए हैं वो लाइन के दोनों साइड में है, यानी कि नीचे वाला है तो नीचे रहेगा, इसमें ऊपर हो गया है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों नीचे है। लेकिन वहाँ पर देखा जाए इस वाले सर्कल को, तो क्योंकि ये दोनों दोनों सेम है तो अब यहाँ पर इस सर्कल को देखना है
तो या ये सर्कल और ये सर्कल दोनों में देखा जाए तो ये वाला सर्कल मिरर से दूर जा रहा है, ये वाला मिरर के पास में है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि जो चीज़ मिरर के दूर में है, आंसर में भी आपको मिरर के दूर ही दिखनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझना है कटिंग फोल्डिंग में भी मिरर इमेज जैसा ही आपको डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, इसको यहाँ पर इस साइड में फोल्ड किया गया है और इस साइड में फोल्ड किया। जब इसे इस साइड में फोल्ड किया जाएगा तो ये डायग्राम लगभग आपको ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पर बीच में जिस जहाँ से मोड़ा गया है वो आपका मिरर इमेज का काम करता है। यानी यहाँ पर आपका सर्कल बना हुआ है तो ये सर्कल आपको यहाँ पर भी दिखेगा, यानी हाफ इमेज ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से इसको मोड़ा गया है और इसमें दो सर्कल बनना है, एक सर्कल यहाँ बना हुआ है और एक सर्कल यहाँ बना हुआ है। जब ये यहाँ से मोड़ा गया है, वहाँ से इसे ओपन किया जाएगा तो इसका भी जस्ट हमें मिरर इमेज ही बनाना है। यानी कि इसका जस्ट मिरर इमेज बनाओगे तो दो सर्कल जो लास्ट कॉर्नर पर दिख रहे हैं वही दो सर्कल यहाँ पर, सेमी सर्कल यहाँ पर लास्ट कॉर्नर पर दिखेंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी इसका आंसर हो सकता है, ए भी इसका आंसर नहीं होगा। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर पहले इस पेज को ऊपर फोल्ड किया गया है, फिर साइड में फोल्ड किया गया है। यानी यहाँ पर अब जो कट किया गया है वो इस वाले पार्ट में किया गया है। जब इस पार्ट को पूरा खोला जाएगा, यानी इस टाइप से खोला जाएगा, तो यहाँ पर जो कट है वो कट यहाँ भी दिखेगा। यानी इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक सर्कल टाइप का बन जाएगा। और जब इस वाले पार्ट को पूरा खोला जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर मिरर इमेज का काम करेगी। तो मिरर इमेज के जस्ट नीचे, मिरर इमेज से टच यहाँ पर सर्कल है, तो मिरर इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और सर्कल दिखेगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट है तो आंसर हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर देखा जाए तो फोल्ड किया गया है और पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कागज़ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पहले जब इसको ऐसे फोल्ड किया जाएगा तो कागज़ यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए। कोई बात नहीं है, लेकिन हमें देखना है कागज़ को फोल्ड करने के बाद इस कॉर्नर पे है। यानी कि पहले अगर मान के चलो ऐसे भी फोल्ड किया गया है तो इसे आप ओपन किया जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो होना चाहिए था वो इस टाइप से होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया गया है। सबसे पहले ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया जाएगा, उसके बाद इसे इस टाइप से फोल्ड किया जाएगा, उसके बाद इसे बीच में से ऐसे फोल्ड किया जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन से यहाँ पर और हमें ऑप्शन से चेक करना है कि इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे भी फोल्ड किया जाएगा एक कॉर्नर पर है तो यहाँ पर ये चारों कॉर्नर पे आएगा। खोलने के बाद ये चारों कॉर्नर पे ही आएगा। यानी यहाँ से मोड़ा जाए तो एक सर्कल यहाँ पर मुड़ेगा, क्योंकि बीच वाला यहाँ पर जहाँ से मोड़ा जाता है वो मिरर इमेज का काम करता है। और जब आधे वाले पार्ट में ये है तो जब इसे पूरा पार्ट बनाया जाएगा तो दो गोले यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में है, दो सर्कल यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में हो जाएंगे। यानी चार सर्कल वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पर हेक्सागोन टाइप का शेप है। सबसे पहले इसे ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, फिर इसे इस साइड में मोड़ दिया गया है। देखा जाए तो इस सबसे लास्ट वाले कॉर्नर में यहाँ पर तीन डॉट है। जब इसे यहाँ पर इस साइड से ओपन किया जाएगा तो इस वाले पार्ट में भी टोटल तीन डॉट ही दिखेंगे। एक डॉट ऊपर है, बाकी दो डॉट नीचे है। तो यहाँ पर इस टाइप से देखा जाए तो तीन डॉट ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आधे वाले पार्ट से आंसर हो गया, क्योंकि इस टाइप से तीन और तीन छह डॉट ऊपर वाले पार्ट में ही बने गए हैं। इसे देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर छह डॉट बने हुए हैं, और जब ये ऊपर वाले हैं तो नीचे भी यहाँ पर ऐसे ही डॉट बनेंगे। यानी कि यहाँ पर तीन डॉट ऐसे बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आपको बताना है इन सभी को इन सभी को मिला के यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा। तो देखा जाए ये वाला फिगर यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप का, यानी यहाँ पर एक कंप्लीट एक स्क्वायर है जो क्वेश्चन फिगर में नहीं दिया गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। हमें और बाकी ऑप्शन को चेक करना है कौन सा हो सकता है।
तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट दिए गए हैं और ऐसा पार्ट यानी कि एक कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यानी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इनको देखा जाए तो यहाँ पर इस टाइप से कोई भी हमारे पास डायग्राम क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो एक पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। इस टाइप से पार्ट हमें दूसरे ऑप्शन में है, जो गिवन है, और एक कम्प्लीटली स्क्वायर थर्ड पार्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर 34 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर सब में डायमंड जैसा ही शेप बन रहा है तो सभी शेप तो एक जैसे हैं, यानी शेप से तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। हमें यहाँ पर कट ढूंढना है, तो एक तो यहाँ पर ट्रायंगल है, इस वाले क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल हमें दिख नहीं रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो छोटा ट्रायंगल है, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्योंकि और ये में तो कोई भी यहाँ पर कट गिवन नहीं है, नहीं कोई कट दिख रहा है। तो चेक करते हैं बाकी ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो शेप बन रहे हैं इस टाइप का शेप क्वेश्चन में नहीं है। दोनों ही शेप एक जैसे हैं लगभग, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों टाइप एक जैसे हैं और एक ट्रायंगल है। ये दोनों एक छोटे बड़े हैं और क्वेश्चन में लगभग ये दोनों बराबर दिए गए हैं, दोनों एक जैसे साइज शेप के हैं, एक जैसे साइज है दोनों का, लेकिन इन दोनों का साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल सकता है कि देखो ऑप्शन नंबर बी में तीन ट्रायंगल हैं, यहाँ पर तीन ट्रायंगल है ही नहीं, यानी कि हो ही नहीं सकता। यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं लेकिन क्वेश्चन फिगर में तो केवल एक ही ट्रायंगल है, यानी ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसमें भी दो ट्रायंगल है, यानी क्वेश्चन फिगर में केवल एक ही ट्रायंगल है, तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो पाएगा। क्योंकि हमें अगर और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है इस हिसाब से देखा जाए तो हम क्वेश्चन के आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर 36 में देखा जाए तो यहाँ पर दो छोटे छोटे एक जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल थोड़ा सा बीच के शेप का है और एक ट्रायंगल सबसे बड़ा है। टोटल यहाँ पर चार ट्रायंगल है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में केवल तीन ही ट्रायंगल है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पाँच ट्रायंगल है, यानी कि ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर एक दो तीन चार ये है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल का साइड कुछ छोटा है क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग। बाकी का ये ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल भी है, एक छोटा ट्रायंगल भी है और दो छोटे छोटे ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर थोड़ा सा छोटा है और सी बिल्कुल उसके जैसा ही है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि जो क्वेश्चन फिगर में जो डायग्राम फिगर दिया गया है वो कौन से फिगर में यहाँ पर छुपा हुआ है। जिस फिगर में छुपा हुआ होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन की जो क्वेश्चन फिगर है उस ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ऐसा एज इट इज है, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए तो ये नीचे तक नहीं है, ऊपर तक ही है, तो ये आंसर डायग्राम है और ऑप्शन नंबर ए में फिगर नहीं दिख। क्वेश्चन नंबर 38 को देखना है, तो देखा जाए तो यहाँ पर इस टाइप के शेप यहाँ ऑप्शन नंबर ए में तो है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर ये ट्रायंगल तो गिवन है, बट यहाँ पर दोनों मिल गया है और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि ये दो लाइन आपस में मिलनी नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी दोनों लाइन आपस में मिल रही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ये लाइन और बीच में जो लाइन है वो यहाँ पर हो जाएंगे और ये डायग्राम बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखा जाए तो ट्रायंगल टाइप का है, बट यहाँ पर ये जॉइंट नहीं है, थोड़ा सा दूर है और बीच में यहाँ पर दो लाइन है, ये लाइन तो यहाँ पर है और ये लाइन भी है बिल्कुल, तो बिल्कुल इसके जैसा जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मैच कर रहा है।
ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो यहाँ पर ट्रायंगल की जो लाइन है अब आपस में टच हो गई हैं, क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर टच नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ तो ट्रायंगल टाइप का कोई शेप है ही नहीं, यहाँ भी जो डॉट है वो बिल्कुल बीच में टच है, बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं है, नीचे यहाँ पर एक ही लाइन है, यानी ये आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल यानी कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हैं। इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर यानी कि दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल साइड में दिख रही हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी इसका आंसर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल है और एक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, और एक जो लाइन है वो यहाँ पर बिल्कुल सीधी है और वो यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ी हुई है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं हो पाएगा। आई होप रीजनिंग वाला पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं मैथ वाले सेक्शन की तरफ। मैथ वाले सेक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर हमें इन क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनका आंसर हमें करेक्ट देना है। यानी इन सब में देखा जाए तो 3, तो डेसिमल के पहले 3 आएगा, क्योंकि बाद में सब में नीचे 100 प्लेस और 1000 और यहाँ पर 1 लाख प्लेस दी गई है। इन देखा जाए तो यह आंसर नहीं हो सकता। अब इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। 3/100 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 0.03, और यहाँ पर नीचे 3 जीरो है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.003। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 6 जीरो है, तो 6 जीरो का मतलब है हमें डेसिमल जो लगेगा वो 6 प्लेस पहले लगेगा। यहाँ पर टोटल 6 प्लेस हो रहे हैं और डेसिमल से पहले एक 3 है, यानी कि जो भी डेसिमल हमें डेसिमल के बाद का चेक करना है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0, 0, 3 और 0, यानी कि यहाँ पर 03303 ऑप्शन नंबर बी में है। और उसके पहले यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि सबसे ऊपर 3 दिया है, और 3 के में कोई डेसिमल लेगा तो उसके बाद पॉइंट डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं। ऐड करने पर यहाँ पर 3.03303 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 20.0925, यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ से डेसिमल को हटाना होगा। डेसिमल यहाँ से हटेगा तो डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा, और इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी 0, यानी कि 4 जीरो आएंगे यहाँ से। अब इसे रिड्यूस करना है तो हम रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले 25 का डिवाइड देंगे, 25 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा 100 में, और यहाँ पर 400 हो जाएगा। उसके बाद 20 का डिवाइड देंगे तो 20 का डिवाइड यहाँ पर 200 में जाएगा, तो 25 8 जा 200 होता है। उसके बाद 9 में यानी कि 0 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर उसका डिवाइड जाएगा 25 3 जा 75, और उसके बाद 75 यानी कि बचेगा यहाँ पर 75 बचेगा 17, और तो यहाँ पर 25 7 जा 175 होता है, यानी कि 8037/400, 8037/400, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है 17 बोटल्स ऑफ वाटर ईच ऑफ 300 ml एंड 30 बोटल ऑफ जूस ईच ऑफ 130 ml आर poured into a jug and total liquid in the jug in liters। अब यहाँ पर दिया गया है कि 17 बोटल्स वाटर की हैं, जिसमें से एक में 300 ml आता है, एक बोतल में 300 ml आता है। इसके बाद 30 बोटल्स जूस की हैं, जिसमें एक बोतल में 130 ml प्योर जूस आता है। इन सबको एक जग में डाला जाता है, तो जग में अंदर टोटल कितना लीटर आएगा ये आपको बताना है। यहाँ से देखा जाए साइड में सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 17 बोटल्स हैं और सब में 300 ml है,
मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5100 ml। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास 130 ml है, लेकिन उसे 30 बोतल है। तो इसी टाइप से यहाँ पर 30 बोतल में 130 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3900। तो यहाँ पर 150 यानी कि 5100 ml और 3900 ml, इन सबको ऐड किया जाएगा तो 000 और 9 यानी कि 9000 ml हो जाएगा। 9000 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 9 लीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 43 जो भी इस अलग सबके अलग सेट होंगे तो अलग अलग सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर तो आपको पता ही होगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमें कौन से नंबर पर है। 17 बोटल्स वाले क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करके आए हैं, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करके, लेकिन इसका कुछ बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही भी देके आए हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने घर से 9 बजे चलता है और अपने घर पर लौटने के बाद 3:30 पे अपने घर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू है दोनों में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक घर जाता है और अपने अंकल के घर जाता है, अंकल के घर रुकता भी है और लौट के अपने घर 3:30 पर पहुंच भी जाता है। यानी अपने घर से 9 बजे निकलता है और अपने अंकल के घर जाता है, फिर वापस लौटता भी है, अंकल के घर कुछ रुकता भी है और 3:30 पे वो अपने घर पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू द रिटर्न ऑफ जर्नी। लौटते टाइम उसे कितना टाइम लगा था। देखिए यह बात तो क्लियर है कि 3:30 पर जाएगा, 9 बजे से देखा जाए तो 12 बजे तक 3 घंटे होते हैं और 3:30 तक यानी कि तो उसे 6.5 घंटे, यानी 6.5 घंटे का उसे टोटल टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ से इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि टोटल उसे जो टाइम लगा हुआ है 3:30 लगा हुआ है। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सुरेश लेफ्ट 9 AM, यानी अपने घर से 9 बजे निकलता है एंड मीट हिज अंकल, और अंकल से मिलता है। ही वर्क 10 मिनट, ही वर्क फॉर 10 मिनट, यानी वो 10 मिनट क्या है वॉक करता है 10 मिनट। उसके बाद ट्रेवल्ड इन बस फॉर 1 hour 5 minutes, 1 hour और 5 मिनट वो बस से ट्रेवल करता है एंड वॉक 15 मिनट, और फिर से वो 15 मिनट वॉक करता है। यानी देखा जाए तो टोटल टाइम उसे 10 और 5 15 और 15 30 1 hour 30 मिनट उसे टोटल यहाँ से अपने घर से अंकल के घर तक पहुँचने में लगेंगे। ये बात तो क्लियर। उसे टोटल 1 hour 30 मिनट अपने घर से अंकल के घर तक पहुँचने में लगी। टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 बजे चला होगा तो लगभग 10:30 बजे वो अंकल के घर पहुँच गया होगा। आगे लिखा हुआ है एंड स्टे देयर फॉर 3 hour 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट वो वहाँ पर रुकता भी है। अगर 3 घंटे 20 मिनट रुकता भी है तो यहाँ से 10:30 से लेकर 3 मिनट 20 घंटे तक रुकेगा भी। अब 10:30 से देखा जाए तो 3 घंटे और 20 मिनट, यानी कि यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट और यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट वो रुकता भी है। टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 बजे से लेकर टोटल टाइम जो 1 hour 30 मिनट एंड 2 hour 20 मिनट टोटल टाइम को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 hour 50 मिनट। यानी कि अभी उसे 9 बजे से अपने घर से चला था और उसे टोटल टाइम हो चुका है 4 घंटे 50 मिनट घर से आने में और अंकल के घर तक रुकने में। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इसमें हम प्लस करेंगे 4 hour 50 मिनट। इससे हमें पता क्या चलेगा 4 hour 50 मिनट, इससे पता चलेगा कि अब वो घर लौटेगा तो वो कितने बजे अपने घर के लिए निकलेगा। तो यहाँ से हमें एक टाइम मिलेगा, इस टाइम से हम बता सकते हैं कि अपने घर से, तो यहाँ पर 50 मिनट, तो 50 मिनट 9 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। 1:50 पर 1:50 पर वो अपने
घर के लिए निकला था और 3:30 पर वो पहुंच गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उसे घर तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की तो बिल्कुल वैल्यू दी गई है, क्यों 3:30 पर वो पहुंचा था। हाँ, ये वो कुछ बच्चे यहाँ पर 1:30 लगा के इसलिए आए हैं क्योंकि उसे जितना आने में टाइम लगा है, जाने में भी उतना ही टाइम लगा होगा, ये सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जाने में भी उतना ही टाइम लगा होता तो 1.5 और 1.5 3 घंटे, और 3 घंटे 20 मिनट वो अपने अंकल के घर रुका था, तो टोटल 6 घंटे 20 मिनट ही हो रहे हैं। लेकिन 9 बजे से 3:30 बजे तक देखा जाए तो उसे 6 घंटे 30 मिनट यानी कि 10 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 10 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि 1 आवर 40 मिनट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 1:50 से 3:30 तक जो टाइम होगा वो यहाँ पर 40 मिनट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। क्योंकि यहाँ से 50 मिनट से देखा जाए तो 2 बजे तक यहाँ पर 10 मिनट हो जाएंगे। फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक उसे 1 आवर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर 1:30 यानी 1 आवर 30 मिनट हो जाएंगे। तो 10 मिनट और 30 मिनट टोटल 1 आवर 40 मिनट यहाँ से हो जाएगा। तो 1:50 से लेकर 3:30 तक टोटल जो टाइम हो जाएगा वो 1 आवर 40 मिनट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। क्लियर यहाँ तक? मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, शायद कुछ हो सकता है समझ में नहीं आ पाया हो। मैं यहाँ पर एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करके देता हूँ, ताकि कोई भी डाउट उस क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए। तक किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने घर से 9 बजे चलता है AM पर, और अपने घर पहुंच जाता है लौट के 3:30 PM पर। ये अपने घर पहुंच जाता है, यहाँ पर कुछ ट्रेवल करता है, प्लस अंकल के घर रुकता भी है, एंड अपने घर के लिए फिर वो निकलता भी है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम उसे हो रहा है 6 आवर 30 मिनट। इस बात को समझिए, 6 आवर 30 मिनट उसे टोटल टाइम यहाँ पर उसे रुका हुआ है। अब ये टाइम उसने आने में प्लस जाने में और प्लस अंकल के घर रुकने में 3 जगह स्पेंड किया है। अब यहाँ पर गिवन ये तो गिवन है कि यहाँ से वो अंकल के घर जो आया था उसे आने में टाइम कितना लगा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मिनट, यानी अंकल के यहाँ पर आने में उसे 10 मिनट यहाँ लगे हैं। 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट यहाँ पे लगे हैं। ओवर रैप हो गया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 10 मिनट आने में, 1 आवर 5 मिनट बस से ट्रेवल करने में, और 15 मिनट फिर से वॉक करने में। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक टाइम हो रहा है 1 आवर 30 मिनट। तो यहाँ से 1 आवर 30 मिनट तो उसे आने में लगा दिए, प्लस 3 आवर 20 मिनट वो अपने अंकल के घर रखा था। 3 आवर 20 मिनट टोटल टाइम उसे लग गया है 4 आवर 50 मिनट। 4 आवर 50 मिनट उसे टोटल टाइम लगा है। अब उसे टोटल टाइम यहाँ पर अंकल के घर, यानी कि 6 आवर 30 मिनट से टोटल टाइम लगा हुआ है। 4 आवर 30 मिनट उसने स्पेंड कर दिया हुआ है, बचे टाइम में वो अपने घर पहुँचेगा। अब 3:30 पे तो उसे अपने घर पहुँचना है, तो टाइम 6 आवर 30 मिनट में से 4 आवर 50 मिनट माइनस भी करेंगे। 6 आवर 30 मिनट में से 4 आवर 50 मिनट माइनस भी करेंगे, तो बचेगा 1 आवर 40 मिनट। ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और दूसरे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझना अच्छे से आना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसे 1 आवर 30 मिनट ट्रेवल करने में लगा, यानी कि अंकल के घर जब भी पहुंचा तो वो पहुंचा 10:30 AM पर। अब बोला गया है कि उसे 3 आवर 20 मिनट अंकल के घर उसने रुका भी था,
यानी कि 3 आवर 20 मिनट। अब 3 आवर 20 मिनट रुकेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो टाइम हो जाएगा, अब उससे जो टाइम होगा यहाँ से टाइम आ जाएगा, यानी कि 20 और 30 हो जाएगा 50, और 10 में 3 ऐड करेंगे यानी कि 13 हो जाएगा। 13 का मतलब होता है 1 PM। इतना टाइम उसे अंकल के घर से आने में रुक गया। अब बचा हुआ 3:30 तक उसे पहुंचना है, तो 1 PM से 3:30 तक जो टाइम लगा है वो 1 आवर 40 मिनट ही हो रहा है। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि 150 से 10 मिनट हो जाएंगे 2 बजे तक। तो 2 बजने में उसे 10 मिनट लग जाएंगे, फिर 3 बजने में 1 आवर 10 मिनट, और 3:30 से मतलब 30 मिनट और हो जाएगा, तो टोटल 1 आवर 40 मिनट उसे टोटल टाइम लगा घर पहुंचने में। तो 1 आवर 40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल सही, जिनका 1 आवर 40 मिनट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 सभी का आंसर आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यानी कि 4 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे यानी पर 3 आएगा, 5 में से 3 माइनस करने पर यहाँ पर 2 आएगा, 16 में से 2 माइनस करने पर यहाँ पर 14 आएगा, 18 में से 14 माइनस करने पर यहाँ पर फिर से 4 आएगा, और 8 में से यहाँ पर 4 माइनस किया जाएगा तो आंसर यहाँ पर 4 आएगा। तो क्वेश्चन 4 आया है वो बिल्कुल सही है। 4 क्वेश्चन का आंसर आया वो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो बोला गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड 33/40 टू गेट 11/40। 33/40 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 33/40 में से मान लीजिए x माइनस किया जाए कि आपका 11/40 आ जाए। जब इसे माइनस किया जाएगा तो x की वैल्यू को आप इधर ले जाओगे और 11/40 को आप इधर लेके आओगे। 33/40 माइनस 1/40 माइनस करोगे तो यहाँ पर 22/40 आ जाएगा। लेकिन जब इसे रिड्यूस करोगे 11/20 इस क्वेश्चन का आंसर। 11/20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर, ऑप्शन नंबर ए 11/20। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये वो क्वेश्चन भी, बस यहाँ पर देखो सबके डिनोमिनेटर 20 है, यानी कि सब में लास्ट में नीचे 20 आएगा, 22 आएगा। अब यहाँ पर दिया 5+7, तो 5+7 लिखोगे, यहाँ पर -3 करोगे, +9 करोगे और -1 करोगे। यहाँ पर माइनस माइनस वाली वैल्यू को अलग ऐड करेंगे, यानी कि -3 और -1, तो -4 हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि 7 और 5 + 12, 7 और 5 12 होगा, और 12 और 9 हो जाएगा 21। नीचे 22 है, 22 रहेगा। 21 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17/22। तो 17/22 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17/22 आया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। 48 को समझना जरूरी है, क्योंकि 48 भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं कि यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ शॉपकीपर बाइस एट द रेट ऑफ 5 टॉपी एट अ रुपीस, यानी कि 1 रुपए में उसने 5 टॉपी खरीदी। मैं इसको यहाँ से रेस किए देता हूँ। देखिए, हाँ, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शॉपकीपर 22 यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 5 टॉफी 1 रुपीस में, और ये और सेलिंग प्राइस गिवन है, जो एसपी है वो है यहाँ पर 4 टॉफी अ रुपीस, यानी कि 4 टॉफी 1 रुपए में। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर टॉफीज़ की जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो टॉफीज़ को इक्वल करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, क्योंकि नीचे 4 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 का, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 का, क्योंकि ऊपर वाला नंबर यहाँ पर 5 है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर न्यू नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 20 टॉफीज़
₹4 में, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 टॉफ़ी ₹5 में। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, तो 20 टॉफीज उसने कॉस्ट प्राइस किया, यानी कि 20 टॉफी उसने खरीदी और 20 टॉफी बेची। तो इस लेन देन में उसे जो प्रॉफिट हुआ है 20 टॉफीज में, उसे हुआ है ₹1 का प्रॉफिट। ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन बोला गया है कि 4 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, 5 सेलिंग प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर ₹1 होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 टॉफीज पर ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। बट क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि उसे जो प्रॉफिट होता है ₹125 का होता है, यानी ₹1 के प्रॉफिट के लिए उसे 20 टॉफी की ज़रूरत है। ₹125 के लिए उसे 125 मल्टीप्लाई 20 टॉफीज़ की ज़रूरत है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। शायद हो सकता है यहाँ पर लोगों की वैसे ओवरलैप हो रहा हो, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर दिख रहा हो, यानी कि मुझे यहाँ पर ₹1 जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 टॉफीज़ पर हुआ है, यानी कि ₹1 प्रॉफिट के लिए 20 टॉफी की ज़रूरत है। तो 125 पूछा गया है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 125 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 250 हो जाएगा, और एक जीरो 20 में है तो एक जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टीना परचेस अ स्कूटर फॉर 55,000, सी स्पेंड 3,400 ऑन इट्स रिपेयर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो टीना है वो कॉस्ट प्राइस है उसका 55,000, बट 3,400 वो रिपेयर पर खर्च कर दी है। 3,400 पर खर्च कर दी है, तो टोटल इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 58,400 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। आगे लिखा गया उसे सेल किया जाता है 56,030 में, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा 56,300 में। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब देखा जाए तो यहाँ पर 58,000 में खरीदा, 56,000 बेच रहे, तो यहाँ से उसे लॉस ही हुआ, तो यहाँ से लॉस हुआ है, माइनस किया जाएगा इसको, 300 नहीं है पर ₹30 है। 56,030, इसे माइनस किया जाएगा, तो माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आंसर आएगा 2,370। 2,370 क्वेश्चन का उसे लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में, तो कोई डाउट हो तो मैं जल्दी से बताइए। क्लियर यहाँ तक? क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर गिवन है, अ स्क्वायर पार्क ऑफ इट्स साइड 50 मीटर, there are a part 2.5 meter wide running all around inside, the cost of leveling the path in rupees 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क है यहाँ पर, देख रहा होगा यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पर बोला गया है कि स्क्वायर पार्क के अंदर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो स्क्वायर पार्क के यहाँ पर अंदर एक रास्ता बनाया गया, वो डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो डायग्राम ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बोला गया है कि इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, यहाँ पर एक रास्ता बनाया जाएगा, तो मैं इसके अंदर एक और स्क्वायर बना देता हूँ,
देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर बीच में रास्ता बनाया गया, यानी कि ये जो है वो यहाँ पर रास्ता है। अब इस रास्ते को लेबल करना है, और उस लेवल का जो खर्चा आ रहा है वो यहाँ पर है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। यानी सबसे पहले हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें रास्ते का एरिया निकालने के लिए करना क्या होगा, मैं इस रास्ते को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 4 इक्वल पार्ट में जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्क्वायर बन जाएंगे, और अलग अलग स्क्वायर का एरिया अलग अलग पार्ट से निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अलग अलग पार्ट में से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर स्क्वायर की जो लेंथ थी वो पहले से पता है 15 मीटर है, 50 मीटर है। और इसका जो पाथ है वो 2.5 मीटर है, यानी कि इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो यहाँ से 2.5 मीटर रहेगी। अब 2.5 मीटर की वजह से ऊपर भी 2.5 कम हो जाएगा और नीचे भी 2.5 कम हो जाएगा। तो अंदर की जो लेंथ रह जाएगी, यानी अंदर वाले स्क्वायर की जो लेंथ रह जाएगी, दोनों तरफ से 5 कम हो जाएगी, यानी 45 हो जाएगी। तो अब इस वाले पार्ट का जो अलग अलग पार्ट जो एरिया है, जो चार छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, 1, 2, 3 और 4, चार छोटे छोटे जो स्क्वायर बने हैं, यानी कि रेक्टेंगल बने हैं, रोड बने हैं, उन चार का एरिया और चारों कॉर्नरों पे जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं उन सभी के एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे जो टोटल पाथ का एरिया आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर क्या कीजिएगा, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो पाथ है उसका एरिया आपको मिल जाएगा। ऐसे भी जैसे मेरे पास बड़ा वाला स्क्वायर रेक्टेंगल है, बड़ा वाला स्क्वायर है एक, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले जो इस छोटा स्क्वायर है उसके एरिया को माइनस करूंगा, तो 20 का जो एरिया होगा उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े वाले स्क्वायर की जो लेंथ है वो 50 है, अंदर वाले की यहाँ पर 45 रह गई है। तो बड़े वाले का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, दोनों ही तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे निकालना है एरिया कितना होगा, तो मैं इसी टाइप से निकाल देता हूँ। 50 का स्क्वायर जो होगा 2500, और 45 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 2025, माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 475। 475 मीटर स्क्वायर इस जो पाथ है उसका एरिया आएगा। अब बोला गया है कि उसे लेबलिंग करना है, 10 रुपीज़ पर मीटर का खर्च आएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4750 रुपीज़। 4750 उसका आंसर हो जाएगा। 4750 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। दोनों ही तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। आपको एरिया निकालना है पाथ का, तो पाथ का एरिया किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हैज द मैक्सिमम एरिया एंड हाउ मच इट इज मैक्सिमम एरिया। बोला गया है कि इनमें से किसका एरिया सबसे मैक्सिमम है, तो इसका एरिया निकाला जाएगा तो 10, 18 10 जा 180 होगा, 14 14 जा 196 होगा, 12 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 182, 16 टू या 32 और 192 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 17 1 जा 17 का 7 आ जाएगा, और 17 1 जा 17 118 187। यहाँ पर देखा जाए सबसे मैक्सिमम है तो 196, यानी कि बी वाले का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है अ बाइसिकल व्हील्स हैज द टोटल ऑफ 24 स्पोक्स, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक इज। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर जो आपके पास व्हील है उसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं, तो एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ एडजेसेंट पर समझ में आया कि स्पोक्स क्या होते हैं। मान के चलिए आपके पास एक व्हील है। अब इसमें 24 स्पोक्स हैं। स्पोक्स का मतलब है जैसे यहाँ पर आपने जो तिरंगे में देखा होगा, टैब से आपने, कि आपके पास स्पोक्स हैं। अब यहाँ से आपको बताना है
कि दो स्पोक्स जो है, यानी कि दो स्पोक्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल बताना है। तो 24 स्पोक्स जब भी होते हैं तो इसमें हम जब भी बीच में एंगल निकालना होता है, एंगल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल 360 में डिवाइड देते हैं नंबर ऑफ स्पोक्स का, और आंसर आ जाएगा 15। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 15 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नेक्स्ट बोला गया है द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आर एंड एफ 6 PM। जब आपके पास 6 बज रहे होते हैं तो जब भी आपके पास, जैसे आपने वॉच देखा होगा, को देखा होगा, जैसे आपके पास कोई घड़ी है, घड़ी में जब भी 6 बजते हैं तो मिनट एंड की सुई यहाँ पर 6 पर होगी, और आर एंड की जो मिनट की घंटे की मिनट की जो सुई होगी, यानी कि मिनट एंड ऊपर होगा और आर एंड यहाँ पर बिल्कुल नीचे होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट एंगल बनते हैं, यानी कि एक सिंपल लाइन पर बनते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 बजे बिल्कुल सीधा एंगल बनता है, तो आमने सामने अपोजिट होती हैं, और अपोजिट एंगल पर यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा। स्ट्रेट एंगल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व बाय पी क्यू आर एंड एस। दिया गया है फ्रॉम अबव द ग्राफ फाइंड द हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस क्यू एंड आर। ध्यान दीजिए, क्यू एंड आर, तो यहाँ पर क्यू ये है और आर ये है। क्यू और आर दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 10 16 हो जाएगा, यानी कि क्यू प्लस आर 16 होगा। आगे लग गया है पी एंड एस, तो यहाँ पर पी 4 है और एस 8 है। 8 और 4 हो जाएगा यानी कि 12, पी प्लस एस हो जाएगा 12। बोला गया है हाउ मोर क्वेश्चंस, यहाँ पर मोर कितने ज़्यादा हैं, तो दोनों में देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द यूजिंग ऑल द डिजिट्स। यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट दी गई हैं, तो 4 डिजिट से मिलकर हमें जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा, ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ से बनेगा वो बनेगा 7420, और स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा 2047। इनका हमें डिफरेंस बताना है, तो यहाँ से डिफरेंस यहाँ पर माइनस करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5, तो 5373, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर बोला गया है इन अ क्वेश्चन डिवीजन, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवीजर इज 51 क्वेश्चन 16 एंड रिमाइंडर इज 27। यानी कि यहाँ पर डिवाइडेंड पूछा गया है, डिविडेंड पूछा गया है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवीजर बाई क्वेश्चन प्लस, यहाँ पर डिवीजर दिया गया है 51, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 16 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर दिया गया है 27। 16 का 51 से मल्टीप्लाई तो 16 बन जाए, 16 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 16 5 जा 80 और 1 81 हो जाएगा। इसमें 27 को ऐड करना, 27 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 843 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान है, 90 लिखेंगे यहाँ पर, और प्राइम सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 45 आएगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, नेक्स्ट फिर से 3 का डिवाइड देंगे 5 आएगा, फिर से 5 का डिवाइड देने पर 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 1 टाइम्स है, 2 यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, ये प्राइम यानी कि 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, यहाँ पर 6 6 यानी 6 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर 15 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 2 एक बार आया है, 3 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया है 5। ये ऑप्शन नंबर सी
फैक्टराइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 58 में यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। सभी यानी कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सभी का जो कॉमन फैक्टर होता है वो कॉमन फैक्टर यहाँ से 1 होता है। तो ये सॉल्व करने का है ही नहीं, इसमें तो आपको बस पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1, यानी कि 1 जैसे नंबर है वो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। जितने भी नंबर होते हैं सभी का फैक्टर 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 का डिवाइड सभी नंबर्स में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करते हैं। देखिए 59 में यहाँ पर कंफ्यूजन शायद कुछ बच्चों को हुआ होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। अब कैसे होगा हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है 9432 डिवाइड को मैं यहाँ पर अपॉन में लिख लूँगा 1.25 इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 754 754 5.6 754 5.6 दिया गया है। मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल हटाने से मुझे यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। अब जब मैं यहाँ से डेसिमल को नीचे लिखूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर 100 को नीचे पहुँचाऊंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 9432 अपॉन 125, इसकी वैल्यू आएगी 7545.6 अपॉन 100। मेरे पास यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अगर मैं इस डेसिमल को भी हटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर पूछी ये वैल्यू पूछी गई है, इस वैल्यू को मैं फिर से फ्रैक्शन में लिखूंगा, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा 9.432 अपॉन 12.5। मैं यहाँ से फिर से डेसिमल हटाऊंगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर यहाँ पर 1 जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 9432 अपॉन 125 की होगी। मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पहले से फाइंड कर चुके हैं, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से ये हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू ये होगी, यानी कि यहाँ पर 9432 अपॉन 125 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ 75456 अपॉन 1000। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा 7545 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 दिया गया है। यानी मेरे पास यहाँ पर डेसिमल नहीं पर नंबर में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 और 3 टोटल 5 जीरो है। अगर मुझे 5 जीरोस को हटाना होगा तो मैं 5 डिजिट पहले डेसिमल लगाऊंगा, मेरे पास ऊपर पहले से 5 डिजिट है, यानी कि इसके पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75456 और इनके पहले यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा 0.75456, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी समस्या नहीं रही होगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ 1.1 1.01 1.1001 10.01 11.01 एंड 11.001001 यहाँ पर हमें ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस हमें ऐड करना है। तो ऐड किसको करना है ये चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1 को ऐड करना है, उसके बाद 1.01 है, 1.01 है। जब भी डेसिमल वाले एडिशन करते हैं तो डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के पहले और बाद वाले डिजिट को हम लिख लेंगे। तो डेसिमल से पहले यहाँ पर नेक्स्ट में है 1.001 1.001, नेक्स्ट है 0.01, उसके बाद नेक्स्ट है 11.1, यानी कि पॉइंट यहाँ रहेगा, 11 लिखोगे तो ऐसे आएगा, यानी कि डेसिमल से जस्ट पहले 1 और उससे भी पहले 1 आएगा, उसके बाद 0 1 आएगा, लास्ट में आएगा 111.111.1001 1001। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल 4 डिजिट हैं, तो जहाँ भी मेरे पास यहाँ पर डेसिमल की कमी होगी मैं वहाँ पर 0 लगा दूंगा, यानी कि सबको 4 डिजिट डालूंगा, यहाँ पर 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ लास्ट में 3 जीरो लग जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर सब इक्वल हो गई हैं, ऐड करना है। जब भी मैं इसे ऐड करूँगा आप सभी को समझ में आया होगा ऐड किस टाइप से किया गया है
और इसका आंसर क्या आएगा। सबसे लास्ट में 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, उसके जस्ट पहले डिजिट में 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, उसके पहले यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके पहले यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2 आएगा। तो डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2311। 2311 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है 2311। अब देखते हैं पहले क्या आता है, तो 1 2 4 एंड 5 यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1 और 1 2 1 2 5 पॉइंट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 125.32311। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप पूरे वाले मैथमेटिक्स में आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अब चलते हैं हम लैंग्वेज वाले पार्ट पर सॉल्व करते हैं। तो लैंग्वेज में पहले हम हिंदी मीडियम को सॉल्व करेंगे, बाद में हम पहले हम इंग्लिश मीडियम को सॉल्व करते हैं, बाद में हिंदी मीडियम को सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले पार्ट पर। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर इंग्लिश के पैसेज होंगे, और इंग्लिश के पैसेज में हमें इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि वहाँ पर हिंदी के पैसेज होंगे और उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके पास एक पैसेज गिवन है। इस पैसेज का हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि पैसेज पढ़ने पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को उस पैसेज में ढूंढ के उस क्वेश्चन का अंडरलाइन कर लेंगे और उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में गिवन है पहला, द गोल्डन ईगल इज मोस्टली फाउंड इन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो गोल्डन ईगल होते हैं वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में यहाँ पर पहले से मेंशन है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन किए होंगे, बिल्कुल आसान होते हैं। बस हमें क्वेश्चन में समस्या कहाँ आती है कि कोई वर्ड्स का मतलब पूछा गया है, यानी कि उसका सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है, या फिर उसका वर्ड्स का मीन्स पूछा गया है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वहीं पर क्वेश्चन में समस्या आती है। बाकी सब बच्चे, मुझे पता है सारे बच्चे इन पैसेज को सॉल्व कर लेते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर क्या है, द फीमेल गोल्डन ईगल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स। बड़े जो फीमेल गोल्डन ईगल होते हैं, फीमेल गोल्डन ईगल को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है कि गोल्डन ईगल, जो गोल्डन ईगल होते हैं उन्हें हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राउन प्लमेज एंड गोल्डन फेदर्स, लेकिन यहाँ पर गोल्डन ईगल को पहचान सकते हैं इससे। इसमें फीमेल को कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसकी लास्ट लाइन में लिखी गई है, द फीमेल रिजेंबल्स द मेल्स बट आर द ऑफन लार्जर। जो फीमेल ईगल होते हैं वो मेल्स की तुलना में लार्जर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका हो जाएगा लार्जर साइज, क्योंकि मेल और फीमेल को हमें रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर बोला गया है फीमेल गोल्डन ईगल, तो गोल्डन ईगल को तो हम पहचान सकते हैं ब्राउन प्लमेज से, बट फीमेल को पहचानना है तो फीमेल को हमें थोड़ा सा साइज से पहचाना जाएगा। जो उसका साइज, जिसका साइज बड़ा होगा वो फीमेल ईगल होते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाए होंगे। अगर यहाँ पर केवल गोल्डन ईगल की बात करता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, बट फीमेल गोल्डन ईगल की बात की है तो उसे हम लार्ज साइज से पहचानेंगे। आई होप ये इस बात को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर गिवन है। यहाँ बोला गया है विच प्लेस वुड बी द बर्ड लुक द बिल्डिंग नेस्ट। तो यहाँ पर ओपन कंट्री आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पर जो ईगल्स होते हैं वो खुले एरिया में, यानी कि ओपन कंट्रीज में क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा है। ओपन कंट्री यह है, द मैजेस्टिक क्रिएचर्स मेक इट्स होम इन द ओपन कंट्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओपन कंट्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच वर्ड द सिमिलर मीनिंग टू द मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी पर इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टर्म्स या मीनिंग्स जो भी होता है यहाँ से मैजेस्टिक का पूछा गया, तो मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रैंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ मैसिव। मैसिव का एंटोनिम हो जाएगा वास्ट। मैसिव का मतलब होता है बड़ा
और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर टिनी यानी कि छोटे दिए गए हैं, तो यहाँ बोला गया नॉट एंटोनेम्स ऑफ मैसिव, यानी कि बाकी सारे एंटोनेम्स होंगे, एक एंटोनेम नहीं है, यानी कि उस वो है वास्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया है, ऑल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स बुक्स आर द मोस्ट डैश क्रिएशन। तो यहाँ पर पूरे पैसेज को पढ़ के देखा गया, और पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद एक ही बात समझ में आई कि यहाँ पर जो सारी किताबें हैं वो ह्यूमन क्रिएशन के लिए यानी कि मोस्ट क्रिएशन पूछा गया है। ह्यूमन एफर्ट्स बुक्स आर द मोस्ट डेस्ट क्रिएशन, तो यहाँ पर यूजफुल ही करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगा, क्योंकि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन नहीं है, बट इसको पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद ही समझ में आया है कि यहाँ पर जो क्रिएशन है, मोस्ट क्रिएशन है, वो इंसानों के लिए बहुत यूजफुल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से यूजफुल होगा, क्योंकि इंसानों के लिए बहुत यूजफुल है ये सारी बुक्स। यहाँ पर बुक्स की बात की गई है पूरे पैसेज में कि यहाँ पर जो पुरानी कुछ बुक्स हैं समय के साथ यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बुक्स कभी चेंज नहीं होती। बुक्स के अंदर जो लिखी गई बातें वो भी चेंज नहीं होती। हालांकि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, बुक्स में लिखे गए जो वर्ड्स हैं वो समय के साथ वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, बट ऑथर के मन में जो चल रहा होता है उस टाइम पर वो कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बुक्स यहाँ पर यूजफुल है बाकी टाइम के लिए, बाकी सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुड बुक्स आर द बीन एबल टू द स्टैंड इन द टेस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दे आर कंटेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर टाइम के साथ साथ जो अच्छी किताबें हैं वो यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं अभी तक, यानी कि अच्छी किताबें अभी भी क्यों अस्तित्व में बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो राइटर होता है, राइटर के माइंड में जो चल रहा होता है उसकी वजह से, यानी कि राइटर के माइंड के जो आइडियाज़ होते हैं उस आइडियाज़ की वजह से यहाँ पर अभी भी हमारे बीच में किताबें बनी हुई हैं, नहीं तो किताबें कभी की यहाँ पर पुरानी हो गई होती। तो किताबें, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आज भी यहाँ पर वैसे के वैसे आइडियाज़ को लेकर बनी बनी हमारे माइंड में अभी तक, और पूरी की पूरी यहाँ पर बुक्स की इंडस्ट्री में यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट। इन एप्रोप्रिएट का जो सिनोनिम होगा वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट यहाँ पर इन एप्रोप्रिएट का सिनोनिम होगा, बाकी यहाँ पर इलनेस है, अनअवेयर है, सूटेबल है, वो इन एप्रोप्रिएट के सिनोनिम्स नहीं होंगे। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम्स होगा वो इस यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया गया है, द वर्ड कीप इट्स बुक विथ केयर बिकॉज। यहाँ पर बोला गया है द वर्ड्स कीप इट्स बुक विथ केयर बिकॉज दे हेल्प अस इन वेरियस फील्ड। ये क्वेश्चन में यहाँ पर पूरे पैसेज में मेंशन है, हेल्प अस इन वेरियस फील्ड। यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन होगा, तो ये मेंशन है यहाँ पर लिखा है, गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प अ मैन इन द वेरियस स्पेस ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर मेंशन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला गया है, द वर्ड्स क्रम्बल इस यूज द पैसेज मीन्स। तो क्रम्बल में जो वर्ड्स यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्रम्बल यहाँ पर देखा जाए तो क्रम्बल का जो मीन्स होगा वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। क्रम्बल का जो क्रम्बल वर्ड्स का जो मीन्स होगा वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट पैसेज नंबर किया गया है यहाँ पर बोला गया है, इन दिस पैसेज अबाउट द। तो यहाँ पर पूरा पैसेज पढ़ के देखा गया तो पूरे पैसेज में केवल यहाँ पर वेव्स की बात हो रही है। स्पाइडर का जो वेव्स होता है यानी कि मकड़ी का जो जाल होता है, पूरे पैसेज में यहाँ पर मकड़ी के जाल के इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 यहाँ पर दिया गया है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द वेव्स ऑफ स्पाइडर्स।
यहाँ पर बोला गया है कि मकड़ी का जो जाल होता है इसके बारे में कौन सी लाइन सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है दे होल्ड एग्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर दे होल्ड एग्स, तो यहाँ पर पहली लाइन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है दे कैच फूड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इस लाइन में मैं इस पूरे पैसेज में मेंशन है। दे फाइंड वाटर, यहाँ पर ये लाइन मैसेज मेंशन नहीं है, यानी कि ये पैसेज में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है दे हाइड फ्रॉम एनिमीज, यानी कि वो हमें एनिमी, वो स्पाइडर को एनिमीज से भी बचाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन में मेंशन है, यानी कि जो लाइन मेंशन जो इस गिवन में पैसेज में गिवन नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे फाइंड वाटर। 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर बोला गया है द सिनोनिम ऑफ वर्ड ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का जो सिनोनिम होगा वो यहाँ पर स्ट्रैप्ड होगा, फंसा हुआ यहाँ पर पूछा गया है। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा हुआ, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा स्टक। स्टक का मतलब भी यहाँ पर होता है फंसा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है हाउ कैन स्पाइडर्स टेल व्हेन द समथिंग इज ट्रैप्ड इन द वेब, यानी कि अगर कोई उसके जाल में फंस गया है तो वो कैसे कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दे कैन हियर, क्या स्पाइडर हियर कर सकता है, अगर किसी मकड़ी के जाल में कोई फंस गया है तो वैसे फील कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई फंसेगा तो वहाँ पर मकड़ी के जाल में थोड़ा सा वाइब्रेट होगा और उस वाइब्रेट को जो स्पाइडर है वो फील कर लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये पैसेज में यहाँ पर मेंशन भी है, यहाँ पर फीलिंग की वजह से वो किसी भी चीज़ को हम पहचान सकते हैं। कहाँ है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा दे कैन फील इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर यह है एज यूज इन द लास्ट सेंटेंस द पैसेज द वर्ड सर्वाइवल मीन्स, तो यहाँ पर सर्वाइवल का मीन्स पूछा गया है। सर्वाइवल का जो मीन्स होगा वो होगा बीइंग अलाइव, सर्वाइवल का मीन्स ही बीइंग अलाइव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ टायर्ड, टायर्ड का सिनोनिम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में टायर्ड का जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर बी एग्जॉस्टेड हो जाएगा। टायर्ड का सिनोनिम एग्जॉस्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर लिखा हुआ है रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक, रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक बिकॉज दे, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोबोट इज ए स्पेशल मशीन, इट मूव्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन दैट कम्स फ्रॉम द कंप्यूटर। कोई यहाँ पर रोबोट्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन पहले से दिए गए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रोबोट वर्क करता है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक, तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बिकॉज, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, बिकॉज इट इज़ अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक। तो यहाँ पर जो लिखा गया है डज नॉट मेक मिस्टेक, उसका कारण है बिकॉज इट इज़ अ मशीन, तो ये एक मशीन की वजह से है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आर मशीन्स, बिकॉज दे आर मशीन। यहाँ पर लिखा हुआ है रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक बिकॉज दे आर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक और गेट अ टायर्ड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, 72 पूछा गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर रोबोट नॉट यूज्ड, तो यहाँ पर कौन सा टास्क रोबोट के द्वारा नहीं किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। तो पैसेज में यहाँ पर टू क्लीन हाउस, पैसेज में यहाँ पर ये मेंशन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है टू आंसर टेलीफोन कॉल्स, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है मेकिंग कार्स, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। जो ऑप्शन में गिवन नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दिया है फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, तो रोबोट का काम बच्चों को पढ़ाना यहाँ पर नहीं है। हो सकता है आगे वाले फ्यूचर में हो, बट यह भी यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो जब तक क्वेश्चन में पैसेज में मेंशन नहीं है तब तक इसे अपने मन से यहाँ पर आंसर नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन नंबर डी 78 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन द एंटोनेम ऑफ द वर्ड डेंजरस, डेंजरस का यहाँ पर एंटोनेम पूछा गया है। तो यहाँ पर डेंजरस का जो एंटोनेम होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेफ हो जाएगा। डेंजरस का एंटोनेम यहाँ पर सेफ होगा। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोबोट्स इज नॉट ट्रू। रोबोट के बारे में यहाँ पर कौन सा ट्रू यानी कि सही नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक मशीन। ये क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक मशीन, सबसे लास्ट लाइन में ही शायद लिखा हुआ है मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक अ मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू है। हमसे नॉट ट्रू यानी कि रॉन्ग पूछा गया है जो ट्रू नहीं हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है रोबोट डोंट मेक मिस्टेक्स, तो ये भी शुरुआत के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है रोबोट डोंट मेक मिस्टेक, लिखा है रोबोट डज नॉट मेक मिस्टेक, तो ये लाइन भी यहाँ पर क्वेश्चन में पैसेज में मेंशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर रोबोट्स आर वेरी यूजफुल, तो यहाँ पर इन सारे पैसेज को पढ़ के पता चलता है जब रोबोट इतने सारे काम कर सकता है तो रोबोट वेरी यूजफुल है। लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, मोस्ट रोबोट लुक लाइक ह्यूमंस, यहाँ पर मोस्ट वर्ड की वजह से इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट नहीं है लेकिन सम लिखा हुआ है, सम रोबोट्स लुक लाइक मशीन, तो लुक लाइक ह्यूमंस। यहाँ पर सम और मोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर सम रोबोट्स की बात हो रही है, बट ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट रोबोट्स, तो इस मोस्ट रोबोट की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोस्ट का मतलब हो जाएगा ज़्यादातर रोबोट्स मानव की तरह दिखते हैं, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम रोबोट्स, कुछ ही रोबोट ऐसे हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हिंदी मीडियम के कुछ पैसेज पर, जो पैसेज यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है वो सारे पैसेज यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस हिसाब से इंग्लिश मीडियम थे वही पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम का पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पर हिंदी मीडियम में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो यह अनुच्छेद मकड़ी के जाल के बारे में है, क्योंकि पूरे पैसेज में यहाँ पर मकड़ी के जाल के बारे में ही बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे जल ढूंढते हैं, ऐसा पूरे अनुच्छेद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फंसा, फंसे का जो समानार्थी होगा वो यहाँ पर चिपका हुआ होगा, क्योंकि मकड़ी के जाल में कोई फंसता है या उससे चिपक जाता है, बात एक ही है। यहाँ पर खाया, भागा और छिपा हुआ आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, तो वो इसे फील कर लेती हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर बोला गया है अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में अस्तित्व शब्द का मतलब क्या है, तो अस्तित्व का मतलब यहाँ पर है जीवित रहने से है, तो इस क्वेश्चन 65 का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 2 के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी कि उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर है थके का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, तो थका हुए का मतलब होता है निढाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रोबोट गलतियाँ नहीं करती, रोबोट गलतियाँ नहीं करती क्योंकि वो एक यंत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अयंत्र होने के कारण यह गलतियाँ नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट उपयोग नहीं होता है, तो बच्चों को पढ़ाना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्री पैसेज में बच्चों को पढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत होगा, तो खतरनाक का विपरीत जो होगा वो यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 रोबोट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस यंत्र की जगह पर यहाँ पर मशीन लिखा हुआ है, अधिकांश रोबोट मशीन जैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर मशीन को ही यंत्र लिख दिया गया है, मशीन ही यहाँ पर यंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, कुछ की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 3 का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 71 सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है,
यस पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा सुनहरे बाज को डैश से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े आकार की वजह से पहचाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सुनहरा बाज अपने घने और भूरे सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है, बट युवा पक्षियों में मादा के समान नर होते हैं किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर बड़ी होने के कारण ही हम मादा बाज को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े आकार के कारण, तो बड़ा आकार की वजह से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है खुला स्थान। ये पैसेज में यहाँ पर पूरे क्षेत्र में भी दिया गया है। ये पेड़ों पर खड़ी चट्टानों दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। शानदार प्राणी उत्तरी खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर यह शानदार के समानार्थ अर्थ वाला शब्द कौन सा है। शानदार का जो समानार्थी है पर भव्य, बाकी यहाँ पर स्वर्णिम विनम्र और सुशील इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 किया गया है विशाल का विलोम। तो विशाल का विलोम विशाल का विलोम नहीं है। तो विशाल के यहाँ पर जो विलोम होंगे वो यहाँ पर छोटा, नन्हा और भारहीन, यानी कि विशाल का जो विलोम नहीं होगा वो यहाँ पर विस्तृत हो जाएगा, कि विस्तृत यहाँ पर विशाल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76, अनुच्छेद 4 का पहला क्वेश्चन 76 यहाँ पर लिखा है मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे डैश कृतियां हैं। तो यहाँ पर पूरे पैसेज को पढ़कर पता चला है कि यहाँ पर पुस्तकें जो है मानव के लिए सबसे उपयोगी हैं। तो उपयोगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पर लिखा हुआ अच्छी पुस्तकें समय के साथ परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें लेखक का मन, महान विचार, अनुचित उत्पाद और मुद्रित सामग्री। यहाँ पर लेखक के मन की वजह से उसके अंदर जो बातें हैं वो अभी तक हमारे अस्तित्व में बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। तो अनुचित का जो समानार्थी होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बीमारी, उपयुक्त, अनुपयुक्त। अनुचित का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से अनुपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है पर हमें प्रतिरक्षा करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होती हैं, मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन में यहाँ पर ढहना शब्द का प्रयोग बिखर जाना के प्रयोग में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो यहाँ तक पूरा पैसेज यानी कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। यहाँ से आप अपने अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं और पता कमेंट में बताइए किस स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।